नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल में। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, सेट्स एंड रिलेशन। तो इस चैप्टर के अंदर 2 एक्सरसाइज दिए गए हैं और दोनों के दोनों बहुत ही आसान है। बस मैं आपको जितना समझाऊंगी उतना आप समझते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हमेशा की तरह कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 जो है ना, वो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। कब सॉल्व कर पाओगे, जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तब, ठीक है। तो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली उसको एकदम ध्यान से समझिएगा, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम लोग यूं कर लेंगे। ओके, स्टार्ट करें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेट की। सेट होता क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, ठीक है, मतलब सक्सेसफुल पर्सन इन योर सिटी, आपके सिटी में सक्सेसफुल पर्सन कौन है। तो आप ना अलग अलग पर्सन के नाम बताओगे कि ये हमारी सिटी में ये पर्सन क्या है, सक्सेसफुल है, ठीक है। तो अब ये क्या सभी के लिए सेम होगा, आप ना किसी और पर्सन को सक्सेसफुल मानोगे और जो आपका समझिए आपका कोई फ्रेंड है तो वो उस सिटी में किसी और पर्सन का नाम लेगा कि ये पर्सन क्या है, सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे देखो आप अलग पर्सन के नाम बता रहे हो और जो आपका फ्रेंड है वो अलग अलग लोगों के नाम बता रहे हैं, मतलब ये तो दोनों अलग अलग है ना। आप अलग बता रहे हो, ये अलग बता रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा, ये सेट नहीं हो सकता। सेट क्या होता है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नहीं वो सभी के लिए सेम होना चाहिए। जैसे अभी आप आगे देखोगे, यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला देखना, डेज इन अ वीक। मैं आपसे बोलती हूँ डेज इन अ वीक, तो आप बता दोगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या हो गए, वीक के यानी कि एक हफ्ते के सभी डेज हो गए। यही 7 दिन ही होते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे डेज इन अ वीक, तो भी मैं यही 7 दिन बताऊंगी। अगर आपके फ्रेंड से पूछो, किसी से भी पूछ लो, पूरे वर्ल्ड में घूम करके पूछ लो डेज इन अ वीक, तो वो एक ही आंसर देंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये सभी के लिए सेम है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। समझ में आया आपको। तो ये सेट है और ये सेट नहीं है, क्योंकि सभी के आंसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, हैप्पी पीपल इन योर टाउन, आपके टाउन में हैप्पी पीपल। तो आप ऐसा हो सकता है ना कि आप किसी और लोगों को हैप्पी मानते होंगे और आपका जो दोस्त रहेगा या फिर आपके जो नेबर रहेंगे वो किसी और को हैप्पी मानते होंगे, तो दोनों के आंसर क्या है, अलग अलग है। मतलब ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सभी के लिए पर्सन टू पर्सन क्या होगा, वो अलग अलग होगा। मतलब ये भी आपका सेट नहीं है, ये जो है ना, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे मैं कट का निशान लगा देती हूँ, यानी ये भी सेट नहीं है। अगला वाला देखिएगा, क्लेवर स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में क्लेवर स्टूडेंट्स के नाम बताओ। तो ऐसा हो सकता है ना कि आपके टीचर के लिए कोई और स्टूडेंट क्लेवर होंगे, आपके लिए अलग होंगे, आपके दोस्त के लिए अलग होंगे, मेरे लिए कोई और होंगे क्लेवर, है ना। तो पर्सन टू पर्सन क्या है, ये अलग है, यानी ये भी आपका सेट नहीं है। तो इसको भी कर दिया ऐसे कट का निशान, है ना, ये भी सेट नहीं हो सकता। फिर 5th वाला देखिएगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, स्टार्टिंग के 5 नेचुरल नंबर्स। तो बताइए क्या ये सेट है, क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो आप मुझे आंसर क्या दोगे, ऐसे बोलोगे कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये आपने बताया। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं भी यही बताऊंगी, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप अपने दोस्त को पूछोगे तो भी वही बोलेगा 1, 2, 3, 4, 5, है ना। ये सभी के लिए क्या है, सेम है। ये क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, यानी इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये सेट है। यानी सेट होता क्या है, अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं इसका डेफिनेशन आपको लिख करके बता देती हूँ। क्या होगा इसका डेफिनेशन पता है, यहाँ पे लिखिए, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ओके, जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। ऐसे ही किसी को भी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए, देखो जो पर्सन टू पर्सन क्या है, वेरी है, अलग अलग है, तो उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, तो ये कोई सेट नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। और सेट हम किसको बोलेंगे, जो सभी के लिए सेम हो, जैसे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, डेज इन अ वीक, मंथ इन अ ईयर, ये भी तो सभी के लिए सेम होगा ना। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आई होप कि आपको ये सेट तो क्लियर हो गया होगा, राइट। अब एक और चीज इसमें आपको बताना चाहूंगी,
जो सेट के मतलब जो सेट होता है ना, सेट के जो नाम होते हैं उनको हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे कि समझिए ये मेरा सेट ए है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, सेट ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, और फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख दूंगी। ये जो अंदर वाले होते हैं ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही ए भी लिख सकती हूँ, बी भी लिख सकती हूँ, फिर सी डी, इस प्रकार से, मतलब ये कैपिटल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। इसको आप दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और चीज आपको बताना था, जैसे देखो ये जो आपका एक समझिए आपके पास सेट है, यहाँ पे देखो बी, ठीक है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि ए बी सी एक्स वाई, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, राइट। तो समझिए मैंने एक एलिमेंट उठाया, एक्स को उठाया, ठीक है, एक्स, ठीक है, तो x जो है वो कौन से सेट में है, ये सेट में है, यानी ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट बी से। तो इसको हम लिखते कैसे वो आप समझो, यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू सेट बी। ये जो होता है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू। ये देखो ऐसा ई के जैसा बना होता है, पर ये ई नहीं होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ठीक है। कोई एलिमेंट है तो वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है उसको आप ऐसे लिखोगे, एक्स बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और समझिए कि कोई एक एलिमेंट है जो उस सेट में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे क्या नहीं है, डी नहीं है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा डी, ठीक है। तो इसको आप डी अभी जो है वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, डी डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब ये जो ई है उसको आप काट दोगे, ठीक है, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर कोई एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स बिलोंग्स टू सेट बी, डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो सेट तो आपको क्लियर हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि जो सेट होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके मेथड क्या क्या होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसको लिखिए, फिर उसके बाद मैं आपको वो भी बता देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के मेनली दो ही मेथड होते हैं, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अभी एक तीसरा मेथड भी होता है, वो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगी, लेकिन मेनली दो ही मेथड होते हैं। पहला रोस्टर या फिर लिस्टिंग मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। मतलब इनके ना दो दो नाम है, जैसे सेट बिल्डर बोला तो भी आप समझ जाइएगा कि यही मेथड है, अगर रूल मेथड बोला तो भी यही मेथड है, ठीक है। अभी इन दोनों मेथड में होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या बोला जा रहा है, बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक। अब इसे आपको क्या करना है ना, इसे लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, लिस्टिंग, लिस्ट यानी क्या होता है, एक पूरा लिस्ट बना करके लिख देना, ठीक है, एक लिस्ट बनाना, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनका क्या करो, लिस्ट बना दो, वही आपका क्या हो जाएगा, लिस्टिंग मेथड। चलो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे सेट का नाम क्या है, बी, तो हमने लिखा बी इज इक्वल टू, ये थोड़ा बी बड़ा लिखती हूँ, देखो बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला गया है कि बी इज द सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, यानी कि वीक में जितने भी डेज होते हैं उनका सेट क्या है, बी है। तो मैंने लिखा बी इज इक्वल टू, अभी इसके अंदर क्या लिखूंगी, लिस्टिंग, याद रखना लिस्ट बनाना है तो पूरा जो डेज आते हैं ना उनके नाम लिख दो। संडे आता है, मंडे आता है ना, एक वीक में कौन कौन से डेज आते हैं, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर यहाँ पे लिख दीजिए थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, और फिर लास्ट में सैटरडे। समझ में आया आपको। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो स्टेटमेंट था, ये जो सेट बी था, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया। तो बस यही होता है लिस्टिंग मेथड, ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी लिस्ट बना करके लिख दो, कहानी खत्म। अब समझिए इसी को आपको लिखना है रूल मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में। तो ये कैसे लिखोगे, देखो अभी इसको भी आप नाम से समझने की कोशिश करना। रूल मेथड मतलब क्या, कोई एक रूल बताना, ठीक है, हम एक रूल बताते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे सेट का नाम क्या है, बी, तो मैंने लिखा बी, बी इज द सेट ऑफ, पढ़ने का तरीका सुनो कैसे पढ़ा जाता है, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स। अभी एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स मतलब क्या, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब इनको हम क्या कर रहे हैं ना, एक्स से डिफाइन करेंगे। मतलब एक्स लिया यानी इसमें से कोई भी डे हो सकता है, ठीक है। अगर मैं थर्सडे की बात करूंगी तो वो भी एक्स, ठीक है। अभी एक्स को डिफाइन करना है, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स है डे इन अ वीक। चलो लिख देते हैं,
क्या लिखा मैंने, बी इज द सेट ऑफ एक्स वेयर, वेयर भी कहते हैं और इसको सच दैट भी कहते हैं। एक बार फिर से सुनना, बी इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डे इन अ वीक। ठीक है, एक्स इज द यहाँ पे लिख सकते हो डे इन अ वीक। ठीक है, तो x को हमने डिफाइन कर दिया। x क्या होगा स्टूडेंट, x इज द डे इन अ वीक, यानी वीक में जो डे होता है वो क्या हो जाएगा x। तो x मतलब ये भी हो सकता है, संडे भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका वीक होता है उसमें संडे भी आता है, मंडे भी आता है, ट्यूसडे भी आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको ना x से डिफाइन कर दिया है। ठीक है, जो वीक के डेज हैं, चाहे वो मंडे हो, संडे हो, कुछ भी हो, उसको हमने x से क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। यहाँ पे एक रूल बताया है कि ये रूल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रूल मेथड। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पहला है ना इसीलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन की कोई बात है ही नहीं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2-3 एग्जांपल्स और देखेंगे ना, फटाक से समझ जाओगे। ठीक है, ये तो पहला था। ठीक है, देखो ये था आपका लिस्टिंग मेथड, ये था आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, मतलब सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड भी बोल सकते हो। अब अगला देखिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है, सी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। सी कैसा सेट है, फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का सेट है। तो इसको हम लोग लिस्टिंग मेथड में कैसे लिखेंगे, लिस्टिंग मतलब लिस्ट बनाना। ठीक है, रोस्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे C इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बोला, 6 नेचुरल नंबर, यानी क्या आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हमने क्या किया, इसको ये जो सेट C था उसको मैंने यहाँ पे रोस्टर मेथड में लिख दिया है। अब इसी चीज को अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो, हमको अभी इसमें ना एक रूल बताना पड़ता है। ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर हो उसको हम लोग क्या करेंगे, x से डिफाइन करेंगे। ये जो नंबर्स है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग x से डिफाइन करते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे C इज द सेट ऑफ ऑल x, यानी सभी के सभी x। ठीक है, C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x क्या है, नेचुरल नंबर्स है। देखो 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर्स है ना। तो क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, x बिलोंग्स टू, अभी बताया था ना, x किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। लेकिन अगर मैं बस इतना लिख करके छोड़ देती, ठीक है, मैंने बस इतना ही लिख दिया और छोड़ दिया, तब आप क्या समझ सकते हो, आप बोलोगे x तो 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 10 भी होता है, 11 भी होता है, 100 भी आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो बस 6 ही नंबर्स हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लिखेंगे कि x इज क्या लिखेंगे, x इज लेस देन 7, x इज लेस देन 7, यानी जो आपका x है ना वो क्या है, 7 से छोटा है, तभी तो ये 6 तक के नंबर आ जाएंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वो 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है, x इज लेस देन 7, लेस देन 7 मतलब 6 तक ही रहेगा, उसके आगे वो नहीं जाने वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसी चीज को ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूल मेथड में लिख करके यहाँ पे दिखा दिया है। क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप एक और तरीके से लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे वो भी आपको बता देती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना, x इज द डे इन अ वीक, उसी प्रकार से आप ये भी लिख सकते थे कि c इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर, या फिर सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख करके दिखा सकते थे। एंड x इज लेस देन 7। ठीक है, x इज लेस देन 7, तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे भी हमने एक रूल बताया ना, यहाँ पे लिखा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और यहाँ पे लिख दिया कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो बात तो वही हुई ना। ठीक है, और x क्या है, 7 से छोटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको देखो आप ऐसे 2 तरीके से भी लिख सकते थे, ऐसे भी कैसे भी लिखोगे आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चाहते तो यहाँ पे और दूसरी कंडीशन भी लिख सकते थे, पता है क्या, कौन सी कंडीशन, ऐसे यहाँ पे 6 लिखते और यहाँ पे इक्वल लगा देते, यानी जो आपका x है वो 6 के बराबर है या फिर 6 से छोटा है, लेकिन 6 से बड़ा नहीं है। सही है ना, 6 के इक्वल या फिर 6 से छोटा है, लेकिन 7 तो नहीं है, 8 तो नहीं है ना। तो वो ऐसे भी कर सकते थे, तो भी आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलते। ओके, क्लियर है आपको, ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने एक रूल मेथड में एक सेट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, d इज इक्वल टू D is the set of all x such that x is equal to 2n
और n यहाँ पे क्या है, n को इन्होंने डिफाइन किया है, क्या बोला है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, अभी इसे आपको क्या करना है ना, ये जो आपका सेट है इसे आपको लिस्टिंग मेथड में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो रिलेशन है इसको आप समझिएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, जहाँ पे n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, देखो x को बताया जा रहा है, ठीक है, x क्या क्या हो सकता है, अगर मैं 1 लेती तो 2 आता, अगर मैं 2 ले लूँ n का वैल्यू तो 4 आएगा, अगर मैं n का वैल्यू 3 ले लूँ तो 6 आएगा, अगर मैं n का वैल्यू 4 ले लूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा, 8 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा, 16 आएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिस्ट में लिस्ट बना करके लिख देंगे। देखो ये आपका d है, d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x का वैल्यू या तो 2 हो सकता है, देखो x का वैल्यू 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा पूरा इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया है कि जो n है ये इतना ही रहेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है। बस यहाँ पे बोल दिया n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी पूरा नेचुरल नंबर। n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ऐसे करके ये आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे आप डॉट 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 लगा सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये था रूल मेथड में, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी यहाँ पे लास्ट वाला देखिएगा बस ये, और उसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, e इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये जो आपका सेट है इसमें कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, वो क्या है, 0। तो ये कौन से मेथड में है, लिस्टिंग मेथड में है। अभी आपको क्या करना है ना, इसे रूल मेथड में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, इसका रूल एक बनाओ, ये 0 को डिफाइन करना है, मतलब 0 क्या है वो आप बताइए। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे e इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट। अब सुनिएगा, हमें 0 यहाँ पे चाहिए ना, तो 0 कौन से में आता है, तो नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं आता, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, राइट। अगर मैं बात करूँ होल नंबर की, तो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, राइट। तो हम यहाँ पे होल नंबर ले सकते हैं, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 और ये पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो होल नंबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन होल नंबर अगर मैंने बोला तो इसमें 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3, 4 ऐसे करके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कंडीशन तो लिख करके बतानी पड़ेगी ना कि कितने तक। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x इज लेस देन 1, यानी x क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। 1 से छोटा मतलब होल नंबर क्या आ जाएगा, 0। तो देखो अगर इसको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, e इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, ठीक है। अगर हमने इतना ही बस पढ़ा रहता तो हम कहते हैं कि x का वैल्यू 1, 2, 3, 4 पूरा इन्फिनिटी तक हो सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे आगे एक और कंडीशन लिख दिया हमने कि x इज लेस देन 1। x क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 है ना, और फिर इसके नीचे तो होल नंबर में जाता नहीं है। तो फाइनली मतलब यहाँ पे हमको क्या पता चला है, 0 की ही बात की जा रही है। तो देखिए इसी चीज को हमने क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि रूल मेथड में लिख करके बता दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों 2 मेथड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। तो ये तो मेनली 2 मेथड थे। अभी एक और मेथड होता है, उसका नाम होता है वेन डायग्राम, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं ना, देखो यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, ज़्यादा अभी देखो इधर ही बता देती हूँ, यहाँ पे बता दो चलेगा ना। हाँ, बहुत ही ये छोटा सा ही टॉपिक है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का नाम तो सुना ही होगा ना, 9th स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि भूल गए होंगे, तो फिर से बता देती हूँ। या फिर जो नए बच्चे होंगे मराठी या फिर हिंदी मीडियम के, है ना, अभी उनको इंग्लिश पढ़ना पड़ रहा है, तो उनके लिए भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। तो वेन डायग्राम मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो आपके सेट रहते हैं ना उसको मतलब एक डायग्राम में दिखा देते हैं। जैसे सर्कल बना देते हैं, ट्रायंगल बना देते हैं, या फिर हम लोग रेक्टेंगल बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, ठीक है। अभी इसको मैं वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ऐसे मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया और इसमें इन तीनों एलिमेंट्स को लिख दिया 1, 2 और 3।
तो ये क्या हो गया, वेन डायग्राम, वेरी सिंपल, बस यही तो है और ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अभी इसी को देखो मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, ऐसे मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया, वेन डायग्राम में दिखा दिया। वैसे ही आप ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे रेक्टेंगल, ठीक है। समझिए यहाँ पे सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी और ये डी, तो इनको आप इसमें दिखा दीजिए ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो ये होता है वेन डायग्राम। तो याद रखिएगा मेनली 2 मेथड होते हैं, आपको यही एक्सरसाइज में पूछा जाएगा। वैसे ये भी पूछा तो आप बता सकते हो ना, क्या करते हैं हम लोग एलिमेंट्स को ऐसे डायग्राम में दिखा देते हैं, और जो आपका ये डायग्राम है ना, ये क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है। समझ में आया आपको? तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद और कुछ बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे ना, टाइप्स ऑफ सेट्स। पहले ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो सेट के 4 टाइप्स होते हैं। पहला है एम्प्टी, दूसरा है सिंगलटन, तीसरा है फाइनाइट और चौथा क्या है, इनफाइनाइट। अभी ये होता क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सारी चीजें आपने पहले भी सीखी है 9th स्टैंडर्ड में, लेकिन फिर से आपको एक बार रिवीजन में करवा देती हूँ, ठीक है। देखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। इसको नल सेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा, इसके अंदर देखो एक भी एलिमेंट है क्या, एक भी एलिमेंट नहीं, ये पूरा का पूरा खाली है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट इसको बोलेंगे। यहाँ पे n ऑफ ए क्या होगा, 0, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है ना। अगर 0 भी रहता तो एक एलिमेंट होता, फिर इसको हम एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते थे। पूरा के पूरा खाली रहना चाहिए, इसमें कुछ भी रहना ही नहीं चाहिए। उसी सेट को हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है, सिंगलटन सेट। तो सिंगल यानी क्या होता है, एक। तो वो सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है सेट बी, जिसके अंदर एक एलिमेंट है 0, ओके। इसके अंदर कितना एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब इससे याद रखो सिंगल, जिसके अंदर बस एक ही एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट। इसको कैसे लिखेंगे, n ऑफ b, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b इज 1, क्योंकि ये 0 है, मतलब एक एलिमेंट तो है ना, इसमें तो एक भी नहीं था इसीलिए एम्प्टी सेट था, और इसमें एक एलिमेंट तो है, तो ये क्या होगा आपका सिंगलटन सेट, ओके। नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट, और लास्ट वाला इनफाइनाइट। तो दोनों को कंपेयर करके समझिएगा। फाइनाइट मतलब क्या, एक लिमिट में होना चाहिए, मतलब आपके जो एलिमेंट्स है ना वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। फाइनाइट मतलब क्या, लिमिटेड, ओके। ऐसा नहीं कि वो बढ़ते जाएंगे पूरा इन्फिनिटी तक, आप उसको इनफाइनाइट सेट नहीं बोल सकते, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5, बस यहीं तक जाएगा, इसके आगे जाएगा क्या, जी नहीं। इसमें देखो जो आपके एलिमेंट्स है वो क्या है, लिमिटेड है, सीमित है, राइट। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट कहते हैं। और इनफाइनाइट सेट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है ना, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड, वो आगे बढ़ते जाएंगे पूरा इन्फिनिटी तक। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ होल नंबर्स, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, पूरा इन्फिनिटी तक जाता है, राइट। 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा। अब कहाँ तक बढ़ेगा, वो पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से रिविजन करवा देती हूँ। एम्प्टी सेट मतलब पूरा का पूरा खाली, एक भी एलिमेंट होने नहीं चाहिए। सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट तो होना चाहिए। फाइनाइट मतलब उसमें लिमिटेड एलिमेंट्स होने चाहिए, और इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड एलिमेंट जिस सेट में होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सेट कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। बस आप अभी इसको समझ करके मतलब समझो इसको, ठीक है, बस आप समझो। वैसे एक्सरसाइज में इसका यूज आएगा, जहाँ पे भी आएगा मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी आप इसको याद करके रखिए, क्योंकि हो सकता है कभी ट्रू और फॉल्स में पूछ दे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ना मतलब ऐसे चीज़ें पूछे जा सकती है, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी भी होनी ही चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे जगहों से आपको 1-1 2-2 मार्क्स मिलते रहते हैं, इसीलिए सब कुछ पढ़ो, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि डायरेक्टली मुझे एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करना चाहिए था, तो नेक्स्ट वीडियो जा करके देखो, वहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया है, ठीक है। तो आप लोग दूसरा वीडियो जा करके देखो, इसका सेकेंड पार्ट। लेकिन इसमें तो बस आपको बेसिक ही समझाने वाली हूँ, तो बेसिक समझना है तो हमारे साथ बने रहिए। अगर एक्सरसाइज सॉल्व करना है तो नेक्स्ट वीडियो जा करके देखिए, ठीक है, आपके ऊपर है। चलिए अभी हम लोग कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस देखेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ सेट, इसको हम लोग इक्वल सेट भी बोल सकते हैं। इक्वलिटी मतलब क्या, इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे समझिए यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। सेट के अंदर एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर
कौन कौन से एलिमेंट्स है, सुनो आपको बताती हूँ। टी है, ई है और ए है, ठीक है। और सेट बी के अंदर एलिमेंट है ई है, ए है और ये टी है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो टी है ना, ये सेट ए में भी है और बी में भी है, राइट। ई सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और ए इसमें भी है, इसमें भी है। यानी जितने एलिमेंट जो एलिमेंट्स इसमें है उतने वो एलिमेंट्स इसमें भी है। यानी अभी इन दोनों सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल सेट। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्स है ना वो क्या है, दोनों के सेम है। समझ में आ रहा है? टी इसमें भी, इसमें भी, ई इसमें भी, इसमें भी, ए इसमें भी और इसमें भी। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इक्वल सेट्स कहते हैं। यानी जो एलिमेंट्स है ना वो क्या होने चाहिए, सेम टू सेम होने चाहिए। जैसे टी ई ए इसमें है और इसमें भी है टी ई ए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट्स या फिर इक्वलिटी ऑफ सेट्स, ठीक है। इक्वल सेट ही कहते हैं। तो सेट ए इक्वल है सेट बी के। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट। अब ये क्या होता है, देखो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, पर कंफ्यूजन मत आने देना, समझना। इक्वलिटी ऑफ सेट यानी इक्वल सेट मतलब क्या, जो आपके एलिमेंट्स है ना वो सेम टू सेम होने चाहिए। जो एलिमेंट्स उसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए। लेकिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, चलो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे सेट ए है, सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं कौन कौन से हैं, देखो ए बी सी और ये डी, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो ये दोनों सेट को मैं क्या बोलूंगी, इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या है, इसमें देखो एलिमेंट्स तो सेम सेम है ही नहीं, फिर ये कैसे इक्विवेलेंट सेट हो गया। तो देखो इक्विवेलेंट सेट इसके अंदर क्या बोला जाता है, जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना n ऑफ a इक्वल होना चाहिए n ऑफ b के। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। यानी इसमें क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स है ना उनका नंबर सेम होना चाहिए। देखो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स सेम टू सेम होने चाहिए और इसमें नंबर्स, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 4 और इसमें 1 2 3 4, यानी ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है, आपको समझ में आएगी। इसमें कंफ्यूजन आ सकता है लेकिन धीरे धीरे समझने की कोशिश करोगे फिर वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा आपका। इक्वलिटी मतलब सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए और इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंट सेट। अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, सबसेट की। अब ये सबसेट क्या होता है, तो देखो आपको समझाती हूँ। जैसे दो सेट है, सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 इतने एलिमेंट्स, और सेट बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, बस इतने ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सेट बी है, सेट बी, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स ए में क्या है, प्रेजेंट है कि नहीं। देखो ये जो 1 है इसमें भी है, 2 इसमें है, 3 भी इसमें है, 4 भी इसमें है। यानी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो सेट बी है, सेट बी इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे यू बनाने का, ऐसे इस तरीके से यू और नीचे एक पाई खींच देने का। पाई मतलब ऐसा बराबर वाला, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, मेरे बात को समझना। सबसेट यानी क्या, देखो ये बड़ा वाला सेट है, ये छोटा वाला सेट है और छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इस बड़े वाले सेट में प्रेजेंट है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। बात समझ में आई। B इज द सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए B क्या है, सबसेट है। ये जो B है ना वो कहाँ से निकला है, तो इसी में से ये आया है, ठीक है। इसी तरीके से एक और यहाँ पे सेट लिखती हूँ C, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया 7 6 और 7, ठीक है। क्या लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, 6 और 7। तो देखो 6 और 7 ये सेट ए में है ना, तो क्या हो जाएगा, ये जो C है C हो जाएगा, C इज द सबसेट ऑफ सेट ए। क्योंकि C में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इस A के अंदर है, ठीक है। ये बड़ा वाला मतलब ये बड़ा वाला सेट है और ये छोटा वाला, और इसके सारे एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट है, इसीलिए C क्या हो जाएगा, C इज द सबसेट ऑफ A। समझ में आया? ओके, क्लियर है आपको। तो ये सबसेट मैंने आप लोग को बता दिया। अभी नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, सुपर सेट की। तो सुपर सेट क्या होता है, देखो बच्चों, सबसेट में यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि B इज द सबसेट ऑफ A, राइट। अब इसी को उल्टा घुमा दूंगी। उल्टा घुमाना मतलब क्या, मैं यही चीज बोलूंगी लेकिन दूसरे तरीके से। देखो कैसे,
जैसे इसी में से मैं आपको समझाती हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो बी क्या है, सबसेट ऑफ ए, राइट। तो अभी यहाँ पे सुपर सेट क्या होगा, सुपर सेट क्या होगा, बी का सुपर सेट क्या हो जाएगा, ए। कैसे लिखेंगे हम, देखो ऐसे, बी इज द, बी नहीं ए लिखेंगे, ठीक है। ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, सुपर सेट, बी का सुपर सेट क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए बड़ा है ना, जो बड़ा है वो सुपर, ठीक है, सुपर, सुपर से भी ऊपर, तो जो बड़ा है वो सुपर रहेगा, ठीक है। तो बड़ा इसमें क्या है, ए है ना, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देखो ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। अभी सुपर सेट को कैसे लिखा जाता है, ये जो आपने यू ऐसे लिखा था, अभी इसको घुमा दीजिए ऐसे, ठीक है। क्या लिखा मैंने, ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट बी, क्योंकि देखो बी के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर है, मतलब ये जो बी है कहाँ से आया, यहीं से आया है ना, तो ए क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ सेट बी, सेट बी का सुपर सेट। उसी प्रकार से सेट सी का सुपर सेट क्या है, ए है, क्योंकि ये जो सी है ये कहाँ से आया है, ये ए से ही आया ना, इसके देखो सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ए इज द सुपर सेट ऑफ सेट सी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, देखो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि एग्जांपल से जब हम समझते हैं तो हमको बहुत ही क्लियरली समझ में आता है। चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने दो सेट लिए हैं, सेट ए लिया और सेट बी लिया, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट्स हैं ए बी सी और ये डी, ठीक है, और सेट ए में एलिमेंट्स हैं ए बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या बोल सकती हूँ, सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट किया जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, ए इज द एकदम प्रॉपर सबसेट है। ओके, तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, देखो जो आपका बड़ा वाला सेट रहेगा, बड़ा वाला मतलब जिसमें ज़्यादा एलिमेंट है, उसमें कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए, तभी हम वहाँ पे प्रॉपर सबसेट बोल सकते हैं, नहीं तो प्रॉपर सबसेट नहीं बोल सकते। उससे ज़्यादा रहा तो भी चलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए। जैसे यहाँ पे सेट बी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में है और ऊपर से एक एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है, यानी ये क्या है, जो आपका सेट ए है, इट इज़ द सबसेट ऑफ सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी देखो इसको हम लोग सबसेट भी बोल सकते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हैं, राइट। समझ में आ रही है बात। और इसको यहाँ पे प्रॉपर, देखो प्रॉपर सबसेट हम हर किसी को नहीं बोल सकते, जैसे ऐसे होता, समझिए ऐसे होता, देखो यहाँ पे ये एलिमेंट डी नहीं होता, बस ए बी सी ही होता, तो हम इसको सबसेट तो बोल सकते थे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए, लेकिन प्रॉपर सबसेट हम यहाँ पे इसको नहीं बोल सकते थे, ठीक है। प्रॉपर सबसेट होने के लिए एटलीस्ट कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा रहा तो भी चलेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, यूनिवर्सल सेट की, जो बहुत ही ईजी है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे सेट ए लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये 3। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेट बी लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने सेट सी लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 पूरा इन्फिनिटी तक, सबके सब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अभी ये तीनों में यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, तो देखो ये जो आपका सेट ए है ये कहाँ से आया, सेट सी से ही आया, क्योंकि इसमें सभी देखो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 ये नेचुरल नंबर है, राइट। तो ये इससे आया। बी भी किससे आया, 2 3 4 5 कहाँ से, ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर है ना, डॉट डॉट का मतलब 5 भी आएगा 6 भी आएगा, वो सभी नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये बी कहाँ से आया, इससे आया। मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा वाला सेट कौन सा है, मतलब देखो ए के सारे एलिमेंट्स इसमें है, बी के भी एलिमेंट्स हैं और सबसे बड़ा वाला एलिमेंट यही है ना, सबसे बड़ा वाला सेट यही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल मतलब क्या, इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए, यानी सबसे बड़ा वाला सेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट को हम लोग डिनोट करते हैं यू से या तो फिर एक्स से भी करते हैं, ठीक है। यू से भी कर सकते हो, एक्स से भी करोगे तो भी चलेगा। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आई ना। तो ये यूनिवर्सल सेट भी हो गया। अब लास्ट में एक और कंसेप्ट बचा हुआ है, पावर सेट। ये पावर सेट क्या होता है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है। देखो जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ ये सेट ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखो 1 है 2 है और ये 3 है, ठीक है। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट है
वो सारे यहाँ पे लिखते जाओ। तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या क्या हो सकते हैं, एक तो पहला तो नल सेट हो सकता है, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, राइट, ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये जो एम्प्टी सेट होता है ना वो हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे ये एक नल सेट हो गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 को रखा 1, तो ये भी एक सेट हुआ ना, इसके अंदर एक एलिमेंट है पर फिर भी ये सेट है। अगर मैं ये 1 2 को ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे 1 और 2, एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड है ही नहीं, बस आप समझो। 1 2 ले लिया तो ये भी एक सेट है। अब समझिए मैंने 2 3 ले लिया, 2 3 का एक सेट बनाया, ये भी एक सेट है। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया, ठीक है, तो ये भी एक सेट है, 1 2 3। बस इतने ही पॉसिबल सेट हो सकते हैं, और भी होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा। 1 2 लिया, 2 3 लिया, 1 2 3 लिया, ठीक है। तो देखो सेट ए के पॉसिबल सबसेट ये सभी हैं। अब इन सभी सबसेट का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, पावर ऑफ सेट ए इज दिस। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? पावर सेट मतलब क्या, जो आपका सेट है उसके जो सबसेट रहेंगे उन सभी का एक सेट, उसको हम कहते हैं पावर सेट। ओके, ये क्या है, पावर सेट, क्योंकि ए के सबसेट सारे इसके अंदर आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, पावर सेट। ओके, पावर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर है आपको? तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ सेट देखा और कुछ डेफिनेशंस देखे। अभी एक और चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। वैसे मुझे पता है कि आप सभी ने ये सारी चीजें पहले भी सीखी हैं, ठीक है, लेकिन समझिए भूल गए हैं या फिर आपको रिवीजन करना है, इसीलिए मैं ये सब सिखा रही हूँ। और फिर से एक बार बोल रही हूँ, पहले बोला है, अगर आपको डायरेक्टली एक्सरसाइज पे जाना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही आती है तो मत टाइम वेस्ट करो, जा करके आप एक्सरसाइज की पढ़ाई करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बच्चों को नहीं आता है वो इधर देखो, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी लिखिए, उसके बाद कुछ और टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम क्या देखेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यानी कोई भी सेट आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया कि आप उसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो कैसे बताएंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद यूनियन देखेंगे, फिर इंटरसेक्शन और फिर डिफरेंस ऑफ सेट्स हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। तो समझिएगा, यहाँ पर आपका यूनिवर्सल सेट है, उसके बाद यहाँ पे सेट ए है और सेट बी है। एकदम ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। यूनियन सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और जो आपका सेट ए है इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 6 7 8 और ये 9, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे ना ए का कॉम्प्लीमेंट बताइए। ये जो सेट ए है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ। अभी कॉम्प्लीमेंट लिखते कैसे हैं, देखो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, ए लिखने का, उसके बाद यहाँ पे डैश। डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, ठीक है। अब ये कैसे आएगा, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में देखना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं, यूनिवर्सल सेट में देखिए। और सेट ए में जो जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी जो एलिमेंट्स इसमें बच रहे हैं उनको आप यहाँ पे लिख दीजिए। यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप गायब कर दो, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं यूनिवर्सल सेट में उनको आप लिख दो। तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए 1 2 3 4 5, मतलब इतने एलिमेंट्स सेट ए के अंदर है। तो इतना मत लिखना, बाकी ये जो 5 बच रहे हैं इनको आप लिख दीजिए। कौन कौन से बच रहे हैं, 6 बच रहा है, 7 8 9 और 10। ये क्या हो गया बताइए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज दिस, ओके, 6 7 8 9 और 10। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे, बी और ये डैश, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप यूनिवर्सल सेट में से निकाल दीजिए और जो एलिमेंट्स बचे रहेंगे उनको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो क्या क्या है इसमें, 6 है, 7 8 9, तो 6 7 8 9 को हटा करके बाकी सबको लिख दो। तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इसमें है, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया रहेगा। देखो जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, आपको यूनिवर्सल सेट में जाना है, जो भी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर रहेंगे उनको वहां से हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको ला करके लिख दो, वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ओके,
चलो अब हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। अब ये यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, जैसे समझिए सेट ए है और सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसमें एलिमेंट्स हैं 2 है, उसके बाद 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे करके। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मुझे आप ए यूनियन बी बताइए। देखिए यूनियन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ए लिखा, बी लिखा और यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है बताइए, तो यूनियन मतलब कोई एक करना, आप ऐसे समझो। यूनियन मतलब क्या होता है, मिलाना, ओके, एक करना, ऐसे यूनियन को लिखा जाता है, ऐसे यू, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ए यूनियन बी बताइए, तो क्या करते हैं हम इसमें, देखो एकदम ध्यान से समझो। ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसका क्या, उसको बस एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे 1 इसमें है क्या, नहीं ना, तो इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। देखो 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या इसको दो बार लिखोगे, बिल्कुल भी नहीं, एक ही बार लिखना, ठीक है। देखो सेट के अंदर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं होने चाहिए आपके एलिमेंट्स, ओके। तो 1 2 लिख दिया, उसके बाद देखो 3 बस इसमें नहीं है, तो 3 को लिखना पड़ेगा। सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, याद रखना, बस जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको बस एक ही बार लिखना, दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1 लिखा, 2 लिखा और ये 3 लिख दिया, ठीक है। फिर 4 देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो कितने बार लिखोगे, एक ही बार लिखना। उसके बाद 5 इसमें भी है, तो दोनों में है, कितने बार लिखोगे, एक ही बार। उसके बाद 6 इसमें नहीं है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद 7 भी हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया बताइए, ए यूनियन बी, यानी ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके सब हमने यहाँ पे ला करके लिख दिए हैं, और जो एलिमेंट्स रिपीट होते हैं उसको बस एक ही बार लिखना, ओके, बी रिमेंबर, याद रखना हमेशा, ओके। तो ये हो गया यूनियन ऑफ सेट्स। आई होप कि आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब उसके बाद इंटरसेक्शन देखेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है ना, देखो जैसे इंटरसेक्शन को कैसे लिखा जाता है, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी आपको बताना है, तो आप कैसे बताओगे, इसी की हेल्प से हम समझते हैं। नया मैं एग्जांपल नहीं लिखती हूँ, इसी में आप समझ लो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखो इसमें क्या किया जाता है, जैसे यूनियन में हम क्या कर रहे थे, सभी एलिमेंट्स को लिख रहे थे। अभी इसमें हम क्या करते हैं ना, वो एलिमेंट जो ए में भी और बी में भी है, ठीक है, ए में भी है और बी में भी है, उसी एलिमेंट को यहाँ पे लिखने का इंटरसेक्शन, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में हो। तो कौन कौन सा दोनों में है, 2 इसमें है, तो इसको आप लिख दीजिए। और कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है, तो ये देखो 4 इसमें भी है, तो 4 को लिख दीजिए। उसके बाद और कौन सा एलिमेंट है, तो 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको आप लिख दीजिए। और कुछ यहाँ पे कॉमन है क्या, नहीं ना, तो बस ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता है इंटरसेक्शन, ज्यादा कुछ नहीं। यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स को लिखो, और इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है बस उनको लिखो। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से थे, 2 था, 4 था और 5 था, जो हमने लिख दिया, बस खत्म। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी आपको समझ में आया ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने सेट ए ले लिया, सेट बी ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके, ठीक है। और सेट बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 है, फिर 6 है, उसके बाद यहाँ पे 2 6 है, फिर यहाँ पे 8 है और 12 है, 14 है, ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब डिफरेंस आप कैसे बताओगे, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे a माइनस बी बताइए और b माइनस ए बताइए। माइनस मतलब क्या, डिफरेंस ही होता है ना, ठीक है। तो a माइनस बी आप कैसे बताओगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है ना, देखो a माइनस बी है, यानी a में से b को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। a में से b को माइनस करना है, तो b के जो भी एलिमेंट्स a में रहेंगे ना उनको आप क्या करोगे, निकाल दोगे, उनको आप कट करते जाना, और जो एलिमेंट्स a के अंदर बचेंगे उनको आप यहाँ पे लिख देना। देखो पहले a है ना, तो a में देखो, इधर पहले b है ना, तो b में देखना, जो बचे हुए एलिमेंट्स रहेंगे उनको लिख देते हैं, ठीक है। देखो बताती हूँ मैं आपको कैसे। यहाँ पे a माइनस बी है ना, तो b के कौन कौन से एलिमेंट्स a में है, तो देखो 2 है, देखो a में, b में 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 6 को भी नहीं लिखना। 8 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी नहीं लिखना। फिर 12 देखो a में है और b में भी है, मतलब b का एलिमेंट ये है ना इधर, तो इसको भी नहीं लिखना, ठीक है। तो a में कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हुए हैं, b को नहीं देखना, गलती नहीं, जो पहले है उसी में देखना। पहले क्या है a, तो सेट a में देखो क्या बच रहा है, 4 और 10, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 और 10। ये हो गया आपका a माइनस बी,
राइट। अब b माइनस ए कैसे बताओगे, तो देखो अभी ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, a के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे b के अंदर उसे आप कैंसिल कर देना और बाकी जो b में बचेगा उसको आप लिख देना, क्योंकि b पहले है तो b को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 इसमें भी इसको कर दिया कैंसिल। उसके बाद 6 जो है देखो 6 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको भी हम कर देंगे कैंसिल, राइट। उसके बाद 8 इसमें भी वो भी कैंसिल हो गया। 12 इसमें भी ये भी कैंसिल हो गया। 14 बस b में है, a में नहीं है, तो इधर क्या आएगा 14 आएगा। समझ में आ रहा है। अभी b में देखना है ना, अभी आपको a में नहीं देखना है, ओके b में देखना है। b पहले तो b में देखो, b में कौन सा एलिमेंट बच रहा है, ये बच रहा है। देखो b में से a को माइनस करना है, तो a के जो भी एलिमेंट्स b में प्रेजेंट रहेंगे उनको हटा दीजिए, बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सेट का बेसिक बस इतना सा ही था, और कुछ भी रहेगा, कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं आप लोग को बाद में बता दूंगी, मतलब जब क्वेश्चंस आएंगे तब आपको समझा दूंगी, ठीक है, उसका यूज आएगा तो। नहीं तो बस इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया ना, बस इतना ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद एक और लास्ट कंसेप्ट है इंटरवल का, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, और फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। चलिए अभी हम बचा हुआ लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, इंटरवल्स, ठीक है। तो इंटरवल्स हम लोग 4 टाइप के इंटरवल्स की बात करेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल और लास्ट कौन सा, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो अभी इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये वाला देखो, ओपन इंटरवल में जैसे समझिए कि कोई एक x क्या है, वेरिएबल है, जिसका वैल्यू ना यहाँ पे मैं ले लेती हूँ -1 और यहाँ पे मैंने ले लिया समझिए 4, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 से -1 से ग्रेटर है और 4 से क्या है, लेस है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे नंबर लाइन पे कैसे दिखाऊंगी, इस तरीके से। देखो ये आपका नंबर लाइन, यहाँ पे समझिए 0 है, 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 ऐसे करके रहता है ना। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 से बड़ी है, -1 से बड़ी मतलब ये जो -1 है इसके आगे, ठीक है, इसके आगे जाएगा, और 4 से छोटी मतलब यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, देखो ऐसे, इसको इस तरीके से हम पूरा डार्क कर देंगे। एकदम ध्यान से देखिए, आपको आगे भी बहुत काम आएगा। मैथमेटिक्स पार्ट 2 के अंदर एक लेसन है जिसमें आपको ये यूज होगा, ठीक है, इसीलिए बस आप समझते जाइए, आगे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और यहाँ पर इस तरीके से एक गोला बना देंगे और यहाँ पे भी एक गोला बना देंगे, ठीक है। ये नंबर लाइन पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, इसको डार्क नहीं करना है, ऐसे इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसको पूरा ना ऐसे गोल करके ही छोड़ दो, ये पूरा इसको कलर मत करना। इसका ये गोला छोड़ने का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका x है ना वो 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल नहीं है, ये जो -1 है इसके इक्वल नहीं है बल्कि 1 से बड़ा है। मतलब 1 क्या है, यहाँ पे एक्सक्लूड है, वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और 4 से छोटा मतलब 4 इसमें इंक्लूड नहीं है, ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी अगर आपको इसे लिखना है तो आप लिखोगे कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखना -1 और 4, ठीक है, और 1 क्या है, एक्सक्लूड है, और 4 भी क्या है, एक्सक्लूड, मतलब -1 और 4 x के वैल्यूज नहीं हो सकते। तो कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे, ये होता है ओपन इंटरवल। समझ में आया। तो ओपन इंटरवल में हम इस प्रकार से करते हैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट, ऐसे वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको। अब क्लोज इंटरवल में क्या होता है समझिएगा इसको, जैसे सेम टू सेम मैं यही ले रही हूँ, -1 लिया, उसके बाद यहाँ पे x और यहाँ पे 4 लिया, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4, ओके। और फिर ये तो पहले भी था, मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिया। मतलब क्या हुआ इसका कि जो x का वैल्यू है ना वो -1 भी रहेगा तो भी चलेगा और इससे बड़ा रहेगा तो भी चलेगा, और 4 रहा तो भी, मतलब देखो अभी 4 और -1 इसमें क्या है, इंक्लूड है, यानी देखो 4 के इक्वल मतलब x का वैल्यू 4 भी हो सकता है और उससे छोटे जो नंबर्स है वो भी हो सकता है। तो अभी आप इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये देखो यहाँ पे है 0 1 2 3 और ये 4, ओके, और यहाँ पे है -1 -2, इस तरीके से है। अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगी, ये जब था ये ऐसा, तब तो मैंने ऐसा दिखा दिया, अभी इसको कैसे दिखाऊंगी, तो सेम चीज़ है, बस आपको क्या करना है ना, ये जो गोला आपने खाली छोड़ दिया था उसको पूरा भर दो। कैसे, देखो ये -1, यहाँ पे एक गोला बनाना, यहाँ पे एक गोला बनाना, इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क कर देना, ठीक है, बोल्ड, और देखो
ये जो -1 है, x का वैल्यू -1 भी हो सकता है ना, इसमें ये इंक्लूड है, एक्सक्लूड नहीं है, इधर एक्सक्लूड था, ठीक है। तो इसको आप ऐसे डार्क कर देना, ठीक है, पूरा इसको भर देना और इसको भी भर देना। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पे इसको दिखा सकते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखा जाता है, देखो -1 और 4 हम लिखेंगे ही, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल मतलब ऐसा वाला ब्रैकेट, ओके, ध्यान रखना। चलो अगला वाला देख लेते हैं, सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल। ये क्या होता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा -1 x लिखा यहाँ पे और 4 लिखा, तो सेमी क्लोज इंटरवल मतलब क्या ना, यहाँ पे आधा ये क्लोज रहता है और आधा ओपन रहता है। सेमी क्लोज मतलब आधा क्लोज रहता है और आधा क्या रहता है, ओपन, मतलब इधर से क्लोज इधर से ओपन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 4, ओके, लेस देन 4। अभी इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 4। देखो ये जो -1 है ये x का वैल्यू हो सकता है, ये -1 इसमें क्या है, इंक्लूड है, तो यहाँ पे ये वाला ऐसे ब्रैकेट इधर लगाना, और यहाँ पे ये जो 4 है, 4 ये वैल्यू x का नहीं हो सकता है, x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेस देन 4, 4 से छोटा नंबर रहे तभी, 4 रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, चलो फटाक से आपको ये भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 1 2 3 और ये 4, यहाँ पे -1 -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -1 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ पे एक सर्कल बना देना, यहाँ पे भी आप एक सर्कल बना दीजिएगा, इसको पूरा बोल्ड कर दीजिएगा, मतलब ऐसे पूरा ऐसे डार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें -1 क्या है, इंक्लूड है ना, देखो इधर ये क्लोज वाला ब्रैकेट है, तो इसको हम पूरा ऐसे कर देंगे डार्क, और इधर देखो ये जो 4 है आपका, ये क्या है, एक्सक्लूड है, मतलब x का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, 4 से छोटा नंबर रहा तभी हम लोग मानेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम ऐसे गोला बना करके छोड़ देंगे, इससे आपको कलर नहीं करना है। तो इस तरीके से इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जाता है। अभी लास्ट वन देख लेते हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे देखिए -1 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे 4 लिखा, ठीक है। अब ये क्या है, सेमी ओपन इंटरवल, यानी ये आधा ओपन रहेगा आधा क्लोज रहेगा, इधर से ओपन इधर से क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज लेस देन ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू 4 भी रहेगा तो भी चलेगा और उससे छोटे कोई वैल्यू रहे तो भी चलेगा, ठीक है, और -1 से वो ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, देखो -1, 4, यहाँ पे क्या है, देखो ओपन इंटरवल यानी 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, और यहाँ पे क्या लगाया हमने, क्लोज्ड, ओके, क्लोज वाला ब्रैकेट, ठीक है, ऐसा वाला स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 4 इसमें क्या है, इंक्लूडेड है। अभी आप इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाओगे, तो बस इसका उल्टा कर दो ना, ऐसे लिखो, चलो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है, इधर -1 इधर -2, ओके। अब -1 to 4, तो इसको हम बोल्ड कर देंगे, ऐसे पूरा गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। अब क्या है, -1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं है ना, एक्सक्लूड है, तो यहाँ पे हम एक गोला बनाएंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको पूरा कलर नहीं करना है, 4 इसमें इंक्लूडेड है ना, तो यहाँ पे एक गोला बनाएंगे और पूरा के पूरा इसको भर देंगे। समझ में आया आपको? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आप लोग को बताया। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट था जो आपको सीखना था। अब हम डायरेक्टली अब हम एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे बताइए, एक्सरसाइज 1.1 जो काफ़ी इजी है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई ना, बस अभी एक्सरसाइज पे डायरेक्टली आप पहुंच जाइए, आपको सब क्वेश्चंस एकदम फटाफट से समझ में आएंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।